नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। देश और दुनिया इस समय कोरोना की मार को झेल रही है, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं एक और महत्वपूर्ण मसले पर, बाबरी मस्जिद विध्वंस केस को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को आदेश दिया है लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट को कि वो इस मसले के मामले की पूरी सुनवाई करके 31 अगस्त तक अपना फैसला सुना दें। तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हिंदी से जो आपका रिश्ता है, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, स्नेह है, उसको और मजबूत करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट हम करते हैं कि आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां लिंक को क्लिक करें। उससे हमारा जो सच का रिश्ता है वो ज्यादा मजबूत होगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत ही विद्वत पैनल हमारे साथ मौजूद है और जो आदतन सच बोलने वाले लोग हैं। मेरे साथ हैं लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी, सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर आशुतोष जी, शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश जी। सभी लोग आदतन सच बोलने वाले लोग हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत सत्य हिंदी पर। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस RF नरीमन और सूर्यकांत की बेंच ने यह आदेश दिया कि लखनऊ स्पेशल सीबीआई कोर्ट 31 अगस्त तक बाबरी मस्जिद पर फैसला सुना दे। ये मामला 27 साल से चल रहा है। पिछले साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मसले पर तो फैसला सुना दिया था। उसके बाद सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बना दिया और मंदिर निर्माण का काम शुरू होने का तैयारियां चल रही हैं, तैयारी हो रही है। एक और कल बड़ा फैसला हुआ, CBDT ने किया, जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को टैक्स एग्जम्पशन का अधिकार दे दिया गया है। यानी वो इनकम टैक्स के 80C के तहत यदि आप उनको चंदा देते हैं तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस मसले का, इस फैसले का या इस आदेश का क्या मतलब है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं लखनऊ सीधे रामदत्त त्रिपाठी जी के पास। लगातार जुड़े रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये जितना लंबा मसला है उतना ही त्रिपाठी जी का अनुभव और गवाही है। आप क्या मसले? देखिए विजय जी, पहली बात तो ये कि जो 9 नवंबर के फैसले का आपने जिक्र किया, उससे राम मंदिर के निर्माण का तो रास्ता खुल गया। वो जमीन भी मिल गई, ट्रांसफर हो चुकी है, ट्रस्ट भी बन गया है। अब वो तो एक अलग प्रकरण है, लेकिन अपराध जो दर्ज हुआ था 6 दिसंबर 92 को, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने फैसले में ये दोहराया था कि भाई ये जो गिराया गया उसको मतलब अनुचित कहा था उसको, है ना। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर भी नहीं है कि वो किसी आपराधिक मुकदमे को खत्म कर दे। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। राज्य सरकार चाहती तो वो मुकदमा कभी भी आपराधिक वापस ले सकती है, लिए गए हैं। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा संवेदनशील मामला है तो शायद इसको सरकार जो है या बीजेपी की सरकार भी मुकदमा वापस लेने के बजाय सभी लोग ये समझ रहे हैं कि इसमें हीला हवाली करते, ढिलाई करते हुए इसको ले जाया जाए। और ये जो देरी हुई 27 साल में, इसमें हाईकोर्ट का भी भूमिका है। जस्टिस भल्ला थे, 2-2.5 साल तक उन्होंने जजमेंट रिजर्व रखा। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार गया। तो अब रायबरेली कोर्ट बनी, फिर वापस आया, ज्वाइंट ट्रायल था, फिर सिंगल, फिर से अलग अलग हुआ। फिर अब कुल मिला के यह है कि जो सारी गवाहियां पूरी होनी, क्योंकि अब जो ज्वाइंट ट्रायल शुरू हुआ तो उसमें फिर जो लोग छूट गए थे, कल्याण सिंह और, तो वो होना है। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो और समय बढ़ाएं। अब अगर मुझे तो लगता है अगर अगस्त तक नहीं पूरा होगा तो फिर समय बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुकदमा, आपराधिक मुकदमा समाप्त नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी 19 जुलाई 2019 को कहा था कि 6 महीने में सुनवाई कर, 9 महीने में फैसला सुना दे। बाद 9 महीने और निकल गए। आपराधिक मुकदमा समाप्त नहीं होता ना, वो तो चलेगा जी। भले जो उसके मुलजिम है वो खत्म हो जाए, तमाम मुलजिमान जो है उनकी डेथ हो चुकी है, मुकदमा चलेगा जो बच्चे हैं। सुदेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश जी, आप भी इस पूरे मामले को बहुत लंबे समय से देखते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस मसले पर क्या दिखाई देता है, क्या होगा इसका नतीजा? क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है कि जब सीबीआई इसमें आपराधिक मामले तय करने की बात हुई, उस समय 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कुछ लोगों को हैरानी भी हुई। अभी जैसे त्रिपाठी जी कह रहे हैं, कुछ लोग अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन अभी बहुत से लोग हैं जिन पर ये मुकदमा चल रहा है, सब लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 9 नवंबर को, उसमें भी कहा गया था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस जो है वो गलत था, तो इस फैसले को आप राजनीतिक तौर पर कैसे देख रहे हैं? मंदिर निर्माण में तो आपको पता है। जी विजय जी, देखिए इसमें 2 मुद्दे हैं।
उनको शांत करेगा। दो मुद्दे हैं मात्र। एक मुद्दा ये है जो प्रबोध किया गया, लोगों ने बोला कि क्राउड को प्रबोध किया गया अपने भाषणों से, वो एक मुद्दा है। वेरियस सेक्शंस में केसेस दर्ज हुए हैं, उसमें भी देखिए हमारे किसी भी शीर्ष नेता ने, किसी ने भी मस्जिद विध्वंस की जो स्ट्रक्चर था उसके विध्वंस की बात किसी ने नहीं की, और ये ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फैब्रिकेट कर सकते हैं। दूसरा जो केस बाद में डाला गया 120B का था, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था ही नहीं, क्योंकि इसमें तो तोड़ने वाला तो साफ बोला, शिवसेना वाले साफ बोले थे कि हमने तोड़ा, वहां तो आप कुछ कर नहीं रहे, और यहाँ कोई भी एविडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 लोग मिल गए और बोले कि जाओ कल को तोड़ देना है। सभी नेता लोग ऊंचे आवाज से बोल रहे थे कि नहीं गिरना चाहिए, ढांचा नहीं गिरना चाहिए, उसके नजदीक मत जाइए, ये स्टेटमेंट आ रहे थे। उसके बाद 120B, पता नहीं सीबीआई को कैसे लगा कि 120B सरकार केंद्र में थी, और इससे जी ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार तो मैंने एक ऐसा नहीं है, निरंतरता होती है। और आपको पता है रायबरेली कोर्ट ने 120B को ड्रॉप कर दिया गया था, इसको फिर से लाया गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, जो अडवाणी जी वगैरह का नाम दिया गया, जो मुद्दा आपके पास है। तो देखिए बात है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस है कि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, और भीड़ ने अपने विवेकानुसार काम किया, इसमें कुछ भी स्टैब्लिश नहीं कर सकते। और हम लोग ऑन रिकॉर्ड भी यही बोलते, ऑफ रिकॉर्ड भी यही बोलते, कोई नहीं बोलता कि उसने उस ढांचा को तोड़ा। ढांचा को तोड़ने के लिए वो मूवमेंट नहीं था, वो मूवमेंट जन जागरण का मूवमेंट था, इसीलिए हम उस पर खड़े हैं और हम इंतजार करेंगे कोर्ट के ऑर्डर का। शेखर जी, आप तो इस मूवमेंट के साथ बहुत लंबे समय से स्टडी भी करते रहे हैं, खासतौर से जब रथ यात्रा शुरू हुई अडवाणी जी के साथ आप बहुत नजदीकी से सबका देखते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला नहीं बनता, क्योंकि स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कहा था कि पर्याप्त सबूत हैं इसमें? देखिए मामला तो वही है कि जो जैसे अभी सुदेश जी बता रहे थे, 2 सेट ऑफ केसेस हैं, एक रायबरेली केस और जो लखनऊ केस, दोनों को अभी इकट्ठा किया गया है, जिसमें कॉन्स्पिरेसी और एक्चुअल डिमोलिशन, जो ढांचा गिराया गया, वो तो केस है ही। लेकिन साथ साथ वो भी हमें याद रखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल सूट पे जजमेंट दी, उसमें भी बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि इसका कोई असर नहीं होगा क्रिमिनल केस पे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केस में कोई वादा नहीं डाल रही है, वो केवल देखना चाहती है उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए। अब सवाल है कि सीबीआई की भूमिका क्या है, सीबीआई क्या करेगी, क्योंकि 25 साल लग गए, कितने विटनेस को इन्होंने एग्जामिन किए ना किए, कई बातें हैं इसमें, कई सिलसिले हैं। अब सवाल है या कॉन्स्पिरेसी को लेकर हो या एक्चुअल डिमोलिशन लेकर हो, सीबीआई के सामने एक चुनौती है कि किस तरह केस को आगे ले जाती है। क्योंकि जब मोदी सरकार भी आई तब भी उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया सीबीआई के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई ने केस जारी रखा है। और दूसरी बात, जैसे कल्याण सिंह का भी टर्म खत्म हुआ, गवर्नर की टर्म जब खत्म हुए तब भी उनका नाम जुड़ा। तो केवल अभी सवाल है सीबीआई की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। अगर सीबीआई ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट करके अगर एविडेंस पेश कर पाएगी या पेश कर चुकी है, हमें देखना पड़ेगा आगे, क्योंकि आगे इसकी राजनीति उसी पर होगी कि सीबीआई क्या कर रही है। आशुतोष, आपको क्या लगता है? सर का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी इससे जुड़ी हुई है। और सीबीआई ने 2017 में भी जब ये आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो आपके लिए सवाल कम बचते हैं सीबीआई पर कहने के लिए कि वो पैरेटिन केस है या सरकार के इशारे पर चलती है? आपको लगता है कि सीबीआई सही तरीके से रखेगी इस मसले को? आप एक ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब सबको मालूम है। सीबीआई और क्रेडिबिलिटी, ये दोनों दो अलग अलग ध्रुवों पर बैठे हुए लोग हैं जो आपस में कभी मिलते नहीं है। और खासकर 2014 के बाद से तो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हो गया है, आप मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। वो कह रहे थे कि इसमें किसी तरीके की कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी ही नहीं, और जिन्होंने गिराया लोगों ने, हाँ, तो कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। तो मैं तो एक बात को लेकर बड़ा प्रसन्न होता हूं कभी कभी कि जिन लोगों को अपनी विचारधारा पर भरोसा नहीं है और वो उसको ही ओन नहीं कर सकते हैं, अरे हिम्मत है तो बोलो ना कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई और उसके लिए कुछ भी कीमत अदा करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये इतनी हिम्मत नहीं है। वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं, सबको मालूम है कि कैसे ठीक 12 बजे के आसपास अचानक पत्रकारों पर हमला हुआ, फोटो जर्नलिस्ट पर हमला हुआ, वहां से लोगों को भगाया गया और इतने मजबूत डोम को 5 घंटे के अंदर कैसे वो गिर गया। आदमी के बस का तो है नहीं वो गिराना। तो सारी ट्रेनिंग गति लेकर गए थे,
सारा कुछ एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड, सब कुछ प्री प्लान था। मैं तो यही कहता हूं कि भाई जिसको पूरी दुनिया मानती प्री प्लान्ड है, अगर बीजेपी को और आरएसएस को अपनी विचारधारा पर, राम मंदिर के आंदोलन पर अगर यकीन है, तो ये मानना चाहिए कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई है और उसके लिए कोई भी शहादत वो देने के लिए तैयार है। लेकिन ये कभी नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनका माफी मांगकर हमेशा माफी मांगकर या तो पीछे चले जाते हैं या अपनी विचारधारा से हट जाते हैं, कभी ऑन नहीं करते। ये आप चाहे सावरकर को ले लीजिए, चाहे इमरजेंसी के आंदोलन में आरएसएस के प्रमुख की चिट्ठी को ले लीजिए, हर जगह ये पीछे हट जाते हैं। तो मुझे जवाब दूंगा विजय जी, इसी पर हैरान होता हूँ मैं, इसी पर हैरान होता हूँ। अरे हिम्मत है तो बोलो ना, हमने बाबरी मस्जिद गिराई, पीछे क्यों हटते हो? पहले तय तो करने दीजिए सुरेश जी, बाबरी मस्जिद गिर गई है ना या नहीं? जी नहीं, मैं बता रहा हूँ विजय जी, इसका जवाब मैं बाबरी दूंगा। मस्जिद भी गिरी है। ऐसा है ना, ऐसा है कि रटी रटाए बात करते हैं ये स्यूडो सेकुलरिस्ट लोग, सावरकर पर चले जाएंगे, गांधी जी पर चले जाएंगे। मैं आता हूँ बाबरी जो स्ट्रक्चर जिसको डिमोलिशन कर रहा है, ये हमारा एम नहीं था। आइडियोलॉजिकली हम बहुत स्ट्रांग है, एक नेशनल अवेयरनेस का मूवमेंट था। राम जन्मभूमि, राम हमारे आराध्य पुरुष हैं, उसके बारे में अवेयरनेस, कैसे बाबर आए, कैसे आक्रांता आए, कैसे हमारे पूर्वजों का इंसल्ट किया गया, कैसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, इसके अवेयरनेस की ये मूवमेंट थी। बाबरी स्ट्रक्चर को तोड़ने का मूवमेंट नहीं था, मैं आशुतोष जी आपको बता दूं। और हम तो चाहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो भारत में, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोग बाइबिल मानते हैं, और उसके आंसर से नहीं होगा, क्योंकि आप तो नक्सलों का समर्थक है जो मानते ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को, न देश को, न डेमोक्रेसी को। तो आप जो बोल दीजिए वही सही, ऐसा नहीं होगा। हम लोग बहुत डंके की चोट पर बोलते हैं, जो डिमोलिशन हुआ वो गलत हुआ, इसको हम सही ढंग से वहां पर भव्य मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध थे। उन्होंने मूवमेंट को कमजोर किया, तो कॉन्स्पिरेसी की बात कहां से आ गई? कोई कॉन्स्पिरेसी कहीं भी नहीं थी। आपको क्या लगता है 4 लोग मिल गए वो गईता लाने के लिए? अरे गईता लाने के लिए अगर कहीं से मिल जाता है। आपको दिल्ली के राइट में कॉन्स्पिरेसी नहीं दिखती, जबकि लोग वहां पर रखते हैं पत्थर और वो रखते हैं क्या बोलते हैं एसिड को पैक करके, वहां कॉन्स्पिरेसी नहीं दिखती, वहां वो सेफ्टी के लिए रखते हैं। और लोग घर पर रखते हैं गईता, घर पर रखते हैं संबल, वहां आपको कॉन्स्पिरेसी दिख जाती है। ये तो अपने अपने दिखने का चश्मा आप क्या पहने उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पहले त्रिपाठी जी आप तो इसके विटनेस हैं, कोर्ट में आपकी प्रेजेंस है या नहीं है, लेकिन जनता की अदालत में आप सच बता सकते हैं कि क्या है। पहले तो ये बताइए, सुरेश जी ने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि बाबरी मस्जिद गिर गई है या नहीं गिरी है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी तो कुछ हुई नहीं। देखिए, एक बात तो पहले मैं कॉन्स्पिरेसी लॉ के बारे में बता दूं। कॉन्स्पिरेसी का जो लॉ है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और वो एक दिन में नहीं होती है, वो बहुत लंबे समय में, और अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल होता है। कोई जरूरी नहीं है कि सबको पता हो सारा रोल। तो जो सीबीआई ने चार्जशीट बनाई थी वो ये था कि भाई बाल ठाकरे और आडवाणी जी मिले थे और कल्याण सिंह उसमें शामिल थे, और एक लंबे समय में ये जो पूरा मोमेंटम क्रिएट किया गया, लोगों को लाया गया, कई बार में राउंड में लाया गया। और हम तो वहां थे उस दिन, कार सेवक ये कह रहे थे कि भाई बार बार हमको बुलाते हो कि ये कलंक है, इसको ढहाना है। तो अब आप कह रहे हो कि भाई हम केवल उसमें झाड़ू पोछा करेंगे, प्रतीकात्मक करेंगे, तो हम उसमें नहीं मानेंगे, हम तो इसको गिरा देंगे। और देखिए, दूसरी बात यह है कि एक सवाल यह है कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने वादा किया था, उनको कोई चीफ मिनिस्टर ये कैसे कह सकता है, आदेश दे सकता है कि साहब आप उसमें वहां बल प्रयोग नहीं करेंगे? भाई ये आप नहीं कर सकते। अगर आप बल प्रयोग नहीं करेंगे तो आपने खुला दावत दिया था लोगों को कि भाई अब आओ गिरा लो भाई, वो तब फिर उनका कोई डिटरेंट था ही नहीं। और फिर वो आप 1.5 लाख कार सेवकों को आपने उसी बाबरी मस्जिद के चारों ओर बसा दिया, उनके पास सब कुछ था, तो आपने सारी फैसिलिटीज दी उसको तोड़ने के लिए और सारा मोमेंटम आपने क्रिएट किया। और जहां तक राम जी की बात है भाई, तो देखिए तुलसीदास जी तो मुगल शासन में थे ना, और उस समय उन्होंने इतनी बड़ी रामायण रच दी और रामलीलाएं करते थे और राम को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया। महात्मा गांधी जी ने राम के नाम पे सारा अपना स्वतंत्रता आंदोलन में इस्तेमाल किया। तो आपको कौन रोके था राम जी की महिमा को और उनके परंपरा को आगे बढ़ाने में? लेकिन ये जरूरत क्या थी कि दूसरे का धर्मस्थल तोड़ने की? आप कोर्ट का इंतजार करते हैं ना, मुकदमा चल रहा था, आप कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, तो बात तो यही है। तो आपको यही तो बोल रहे हैं, अरे नहीं, यही तो बोल रहे हैं, यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? उसको तो कॉन्स्टिट्यूशनली जाना ही था, उसको तो हम लोग का हक था।
क्यों नहीं इंतजार किया? यही तोड़कर तो सवाल है। मूवमेंट कमजोर कर दिया गया। क्यों जो चीफ मूवमेंट मिनिस्टर लॉन्च ने किया गया था ये तोड़ने का मूवमेंट नहीं था, पुलिस को ये अवेयरनेस क्रिएट करने का मूवमेंट था। सर आप भी चीफ मान के मिनिस्टर चल रहे टूट गया तो हमने कॉन्स्पिरेसी की। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को ये क्यों आदेश दिया कि आप बल प्रयोग नहीं करेंगे? सेंट्रल फोर्सेस ये तो होता ही है, इतने बड़े भीड़ पर अगर आप गोली चलाएंगे तो उसके बाद क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो भीड़ तो आप मौलाना मुलायम कैसे बने थे आपको तो पता है त्रिपाठी जी, कैसे मौलाना मुलायम बने थे? बीएसपी के कार्यकर्ताओं को दिन दहाड़े मरवा कर मौलाना मुलायम बने थे। ये हम लोग को नहीं बनना। भीड़ ले क्यों गए थे आप? यही तो बात है, आप ही तो आप अडवाणी जी के साथ बहुत लगातार टच में रहे, मैं जानता हूँ। अडवाणी जी ने ऑफिशियली ये कहा कि उन्हें बहुत दुख हुआ बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद, लेकिन सबने कहा उस दिन, वाजपेयी जी ने भी कहा, हाँ, सभी ने कहा उस दिन तो सबने माफी मांगी थी। अडवाणी जी रथ यात्रा में भी रहे थे। आपको लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी या सोच में नहीं था कि ये बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का प्लान है? देखिए मुझे जो लगता है कि उस समय जिस तरह अडवाणी जी का रथ यात्रा हो रहा था, उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कम से कम नेता लेवल पर, नेतृत्व लेवल पर ये नहीं था कि वो गिर जाए, क्योंकि अगर गिराना का अगर वो लक्ष्य होता तब उसी में उनकी पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाती। वैसे अगर आप देखें जब बाबरी मस्जिद गिरी सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ, क्योंकि उसके बाद बीजेपी का रईस अगर देखे होंगे, जब तक नरेंद्र मोदी सीट में आए, वो भी 2002 गुजरात वो दंगे के बाद, उससे पहले बीजेपी के लिए कोई बड़ा एडवांटेज कहीं भी नहीं था। लेकिन जब नेता के लेवल पे जो एक निर्णय था और ऑब्जेक्टिव था, कैडर लेवल पे और बाकी जो संगठन लगे हुए थे इसमें, खास करके जो हिंदू के आप कहिए प्रो हिंदू आउटफिट जो भी कहिए, उनके माइंड में लग रहा था कि ये नेतागण कोई काम ठीक से नहीं करेंगे और ये आंदोलन केवल अपने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे लगता है आशुतोष कहते हैं, आशुतोष जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी लीडरशिप में हिम्मत नहीं रहती है एक्सेप्ट करने की सच को, उस बात को आप बहुत हिम्मत है, क्या बात है? नहीं, नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए थी भाई, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लेनी चाहिए थी। आशुतोष दूसरी बात है कि आज की तारीख में जिस पॉलिटिक्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो स्ट्रेटेजी है, मुझे नहीं लगता कि पार्टी इस समय, क्योंकि पार्टी के सामने दो चीजें हैं, एक तो भव्य मंदिर बनाने की जो कमिटमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियरेंस दे दिया है, दूसरी तरफ ये जो पर्टिकुलर केस है, इस केस में भी एक सवाल आता है, क्योंकि हो सकता है जो लोग वो जजमेंट से बड़े आज भी बड़े दुखी हैं, उनके लिए ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई जजमेंट आ जाता है, किसी के खिलाफ अगर वर्डिक्ट हो जाता है, वो कन्विक्ट हो जाते हैं, उनको कम से कम लगेगा कि कुछ न्याय हुआ है। क्योंकि सवाल वो भी है कि न्याय का भी सवाल है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल सूट में इनके फेवर में दे दिया, राम जन्मभूमि के फेवर में, लेकिन जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उस केस में क्या न्याय हो पाया या केस ऐसे टालता रहेगा? तो ये बात दो खुल है। अच्छा, तीसरी बात मैं जो बताना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी की जो राजनीति रही है और जो स्ट्रेटजी रही है, उसमें खुलेआम एक पक्ष लेना या पूरा हिंदू मूवमेंट को पूरा ये करना कि भाई हम ही ने गिराया, इस तरह की मतलब पूरा अपनाना जो बीजेपी क्या करेगी, मुझे नहीं लगता बीजेपी नहीं करेगी। बीजेपी का स्टैंड वही होगा जो आज सुदेश कह रहे। विजय जी मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें, अगर आप मैं आशुतोष से पूछ लूं कि शेखर की बात से आपसे सहमत हैं कि आपने चूंकि अडवाणी जी की बात की, इसलिए मैं ऐड करना चाहता हूँ छोटा सा। मैं डेक्कन क्रॉनिकल में था एज ए रिपोर्टर, मैंने अडवाणी जी का इंटरव्यू किया था इसी मुद्दे पर, और मैंने ये प्रश्न उनसे पूछा था जो आप पूछ रहे हैं कि अगर गिरा ढांचा तो आपका सेंस ऑफ रिग्रेट क्यों आया? तो उन्होंने एक बात बोली थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं याद दिलाना चाहूंगा, फेयर टू हिम, ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने बोला था कि देखो सुदेश, ऐसा है कि हमें लगा कि हम एज ए लीडर फेल किए हैं अपने लोगों को कंट्रोल करने। सेंस ऑफ रिग्रेट इसलिए था, ढांचा गिरने का रिग्रेट नहीं था, वो था कि हम अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए और लोग कंट्रोल में नहीं रहे। ये अपने आप में उस लीडर के लिए, आप उसे लीडरशिप फेलियर मानते हैं? लीडरशिप खुद माने वो कि हम लोग कहीं ना कहीं फेल किए कि लोग कैसे कर पाए, हम लोग का क्या इतना कंट्रोल नहीं था उस पर। तो कोई भी नेता होता है, अगर लोग भीड़ बरसर हो जाती है, भीड़ अंदरूनी हो जाती है, तो नेता यही सोचता है, चाहे वो कोई भी नेता हो, और उसी संदर्भ में इसको देखना चाहिए।
आशुतोष, शेखर की बात से आप सहमत हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो किसी तरह का दखल नहीं देगी? नहीं, देखिए ये सारी बातें, शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो एक अलग मसला है, उनका सम्मान पूरी तरीके से है। लेकिन मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि 2014 के बाद से जो सरकार है वो अगर ये कहती कि मैं दखल नहीं देना चाहती, दखल नहीं दे रही हूँ या दखल देते हुए नहीं दिख रही हूँ या दिखना चाहती हूँ या दिखना चाहता हूँ, तो ये मान लीजिए कि ये सारी बातें मिथ्या है, ये एक माया है, ये एक झूठ है। ऐसा कोई भी काम इस देश के अंदर नहीं हो रहा जिसमें उनकी दखल ना हो। अगर दखल नहीं हो तो मैं मानूंगा ही नहीं कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है, क्योंकि वो कंट्रोल फ्रीक आदमी, हर चीज कंट्रोल करना। और ये नेतृत्व की अपने अपने गुण होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, और वो है कड़वी बात है। कड़वी बात ये कि जो इस तरीके के संगठन होते हैं, चाहे आरएसएस के हों, बाद में उनका बीजेपी के तौर पर राजनीतिक संगठन जरूर बना है, उनके दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा वो होता है जो जनता के सामने ऑन रिकॉर्ड बोला जाता है, दूसरा वो चेहरा होता है जो पर्दे के पीछे काम करता है। आप देखिए, ये वो संगठन है जो हमेशा जेल जाने से डरा है। आजादी की लड़ाई में आरएसएस का एक आदमी भी नहीं दिखाई पड़ता वहां पे। आप जैसे इनके ऊपर गांधी जी की हत्या, अरे हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत गाइएगा क्या? हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत गाइएगा? बताइए आशुतोष जी, बार बार सुनिए, ये कैबिनेट ने दिया, मुझे हमारा पढ़ लीजिए और उसके बाद लग रहा होगा। मुझे लग रहा गांधी की हत्या की भी याद मुझे लगता है यार कुछ रटे चीजों से बाहर आई है ना। मुझे विजय जी, मुझे लग रहा था कि आपका शो है तो यहाँ पे बोलने की आजादी होगी और बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ा बोलने देंगे। मैं तो आप दर्शकों के लिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, फेवरेट क्लिशे है ये। मैं चाहूंगा कि मुझे बोलने दिया जाए, और अगर मुझे बोलने की आजादी रहेगी तो ठीक है, इसको टीवी का शो ना बनाया जाए। आशुतोष, तो मैंने कहा कि देखिए, ये वो पार्टी है कि जो जब गांधी जी की हत्या पे इनके ऊपर बैन लगा, गिरफ्तारी हुई, तो चिट्ठी लिखकर इन्होंने एक तरीके से गांधी जी से कहा कि भाई हम अब राजनीति में कभी नहीं आएंगे। सरदार पटेल से कहा, जब इमरजेंसी लगी इस देश के अंदर, तो सब लोग समाजवादियों में से किसी ने माफी नहीं मांगी। माफी किन्होंने मांगी? माफी मांगी आरएसएस के लोगों ने, जेल के अंदर मौजूद थे। किसने चिट्ठी लिखी? वो देवरस की चिट्ठी जो इंदिरा गांधी के पास है, किसने लिखी सबको मालूम है। तो इनको जेल जाने से डर लगता है, इसीलिए किसी भी आंदोलन में इनका आदमी कभी जेल में नहीं जाता है। मैं कहता हूं कि अगर आप अपनी विचारधारा के प्रति ईमानदार, अगर आप अपनी विचारधारा के प्रति ईमानदार नहीं है, आत्मीय नहीं है, डंके की चोट पर बोलिए कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद गिराई है, हम उसको ओन करते हैं, अगर उसके लिए मैं शहादत भी देनी पड़ेगी तो शहादत देंगे। जो भगत सिंह ने की, भगत सिंह ने कहा हमने गोली चलाई है। उनके पिताजी ने जब चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा नहीं, आपने गलत काम किया। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़े, क्योंकि उनको अपने देश से मोहब्बत के साथ साथ जो कन्विक्शन था, उस कन्विक्शन के प्रति ईमानदार थे। ये कन्विक्शन के प्रति ईमानदार लोग नहीं है। आप अगर बोलोगे तो आपको बोलने नहीं देंगे, आपको झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्क्रेडिट करेंगे, अभी साबित करेंगे आपको झूठा, अभी पीछे से चिकोटी काटेंगे, ये सारे अभी आपको साबित करेंगे झूठा। लेकिन हकीकत यह है कि जो राम के नहीं हुए वो देश के क्या होंगे, यही इनका चरित्र है। जी, राम के नहीं हुए। त्रिपाठी दे दूं? हाँ, सुरेश जी, त्रिपाठी जी को 1 मिनट ले लेते हैं। त्रिपाठी जी, आशुतोष कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस के कई चेहरे हैं, 2 चेहरे वो कह ही रहे हैं, और जो राम के नहीं हुए वो राष्ट्र के क्या होंगे? आप तो बहुत करीब से देखते रहे राम को भी, राष्ट्र को भी और बीजेपी को भी। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इतना बड़ा संगठन है, और कई जबानें तो रहती हैं। कभी मोहन भागवत जी कुछ कहते हैं, मोदी जी कुछ कहते हैं, और कई बार ये भी होता है ना कि ये स्क्रिप्ट का पार्ट होता है कि लक्ष्मण जी को क्या कहना है, राम जी को क्या कहना है, वो सब एक ही स्क्रिप्ट राइटर एक ही होता है। तो अटल जी कुछ कहेंगे, आडवाणी जी कुछ कहेंगे, ओवरऑल एक स्क्रिप्ट तो एक ही, लिखने वाला एक ही होता है। सुरेश जी, आशुतोष जो बात कर रहे हैं वो बात में दम है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो फैसला करने में शामिल ना हो। आशुतोष जी ने बहुत चीज बोल दिया, लेकिन पहले त्रिपाठी जी ने बड़ा अच्छा बात बोला, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज बोला। देखिए, स्क्रिप्ट त्रिपाठी जी सेम क्यों होता है, इस बात को समझिए। नहीं, ये मैंने सेम नहीं कहा, मैंने कहा अलग अलग भूमिका के लिए लिखने वाला एक होता है। नहीं, लिखने वाला एक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो उसी स्कूल से आया हुआ है, उसका मोल्ड ही वही है, उसको कोई स्क्रिप्ट देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो देखिए, अटल जी बोले, अटल जी भी वही थे। देखिए, अटल सभी लोग वही थे। ये तथा कथित सेकुलर मीडिया जो है वो हम लोगों को डिफरेंट मोड में देखना चाहती है, जैसे सूट करता है वैसे देखना चाहती है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है।
अटल जी की भूमिका दी गई थी कि लखनऊ में कार सेवकों को विदा करिए, आह्वान करिए कि जाओ बेटा, और तो दिल्ली चले गए। तो उनकी स्क्रिप्ट में उतना ही था पार्ट उनका। नहीं, मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने भी उठाया और आशुतोष जी ने भी उठाया। देखिए आशुतोष जी, आप बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। आपको पता होना चाहिए, आरएसएस जब बना तो ये राष्ट्रीय जागरण का एक मूवमेंट था, और वही मूवमेंट रहा इंडिपेंडेंस में भी। और हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी आजादी थी कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा लीड किए हुए मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। जंगल सत्याग्रह आपको याद होगा, जिसमें आरएसएस ने खुद कराया था। और उससे आप जहां तक बात करते हैं, जहां तक सर सुनिए ना, जहां तक जेल जाने की बात करते हैं, जहां तक एक मिनट से पूरा कर लूं, जहां तक जेल जाने की बात करते हैं, पूरा एंटी इमरजेंसी मूवमेंट आरएसएस के कंधों पर खड़ा था। सारे के सारे नेता जेल में थे, जहां एक दूसरे के साथ आए, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो हमारे लोग हो। और बाद में आके जो बना जनता पार्टी, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, कांग्रेस को हटाया गया था। तो जेल जाने से हम नहीं डरते, जेल जाने से हम नहीं डरते, ये बात बदले। लेकिन आपके कहने से हम उसको ऑन नहीं कर लेंगे। अन्ना का मूवमेंट हुआ और केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया, अन्ना को अलग कर दिया, ये हम लोग नहीं करने वाले। हम लोग जो आइडियोलॉजिकली जो बोलते हैं उस पर टिके हुए हैं। धारा 370 हटाना था, ठोक के हटा दिया, जो कमिटमेंट है। अगर हमें तिब्बत का बात करना, ठोक के किया। ये हमारी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी पर हम बहुत दृढ़ संकल्प है। आपको जी, अरे उसका परिणाम क्या हुआ? ठोक के तो किया आपने, लेकिन क्या हुआ? परिणाम भी आएगा। मारा गया कमांडर, देखे ना, सब के सब मारे जाएंगे जो बंदूक उठाएंगे। जी शेखर जी, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की बात सुदेश जी कर रहे हैं और आशुतोष चैलेंज कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस को ऑन नहीं किया बीजेपी। किया ही नहीं तो ऑन कैसे कर लें? नहीं, अभी सवाल है कि आगे जो पॉलिटिक्स जिस तरह जा रहा है, ये कोविड के बाद, ये कोरोना वायरस के बाद, इस समय एक तरफ भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया है, दूसरी तरफ इस केस का जजमेंट आएगा, तीसरा जो आर्थिक फॉल आउट हो रहा है कोरोना की वजह से, इसमें राजनीति कैसे प्ले आउट करेगी, ये भी अभी हमें देखना है। क्योंकि अगर ज्यादा विपक्ष इसको फिर दोबारा मुद्दा बनेगी, क्या ये केस को लेकर या कन्विक्शन को लेकर या एक्विटल को लेकर जो भी जो निर्णय होगा, उसके बाद दूसरा ये मंदिर बनाने का जो काम वहां चल रहा है, इसमें ऑपोजिशन क्या चाहेगी? क्या ऑपोजिशन चाहेगी इसको बड़ा मुद्दा बनाए, या कोरोना की वजह से जो इकोनॉमिक फॉल आउट हो रहा है, कोरोना की वजह से जो आर्थिक चैलेंज आ रहे हैं, उसको लेकर क्या होगा आगे? तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आएंगी, या विपक्ष हो, सत्ताधारी पार्टी हो, वो आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं इसमें। देखकर एक चीज समझाइए कि जो लोग इस केस में अभी शामिल हैं, जिन लोगों के नाम, उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए मुझे कहा गया कि वो नरेंद्र मोदी जी या प्रेजेंट सेटअप ऑफ बीजेपी के फेवरेबल लोग नहीं है। तो यदि उन पर कन्विक्शन भी हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं हो रहा लीडरशिप? नहीं, कन्विक्शन नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि अगर उनकी कन्विक्शन होती है, वो भी बीजेपी के लिए एडवांटेज ही होगा, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होगा। और दूसरी बात, ये तो लोअर कोर्ट है, बात तो चलेगी आगे, फिर हाई कोर्ट तक जाएगी, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, तो बात तो आगे चलती रहेगी। ये तो कोई, लेकिन अगर कोई निर्णय फाइनल नहीं होने वाला, निर्णय नहीं होने वाला है, लेकिन उसका फॉलो आउट मुझे नहीं लगता राम मंदिर से जुड़ा हुआ कोई भी इश्यू, डिमोलिशन हो या भव्य मंदिर बनाने वाली, इसमें बीजेपी के अलावा और किसी को एडवांटेज है, पॉलिटिकल एडवांटेज की बात कर रहा हूं मैं। जब कन्विक्शन में, डिमोलिशन में और मंदिर निर्माण किसी में भी नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर क्या है? बीजेपी को कोई डर है नहीं? सुदेश सही कहते हैं। देखिए विजय जी, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के मसले पर फैसला आना था, आने के पहले से लोगों को पता था कि क्या फैसला होगा। तो 28 साल बाद अगर फैसला आता है तो वो भी पहले से पता है, इसमें किसी को कोई कन्विक्शन नहीं होने जा रहा है। मैं आज ही, अगर आप कहेंगे तो मैं आज ही इसके बारे में आपको घोषणा कर सकता हूं, किसी तरीके का कोई कन्विक्शन नहीं होगा। क्योंकि दो चीजें होती है, एक तो ये होती है कि कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और अक्सर कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं हो पाती, और उस पर कन्विक्शन रेट तो बहुत ही लगभग मिनिमम होता है। आप जैसे देखिए, फिर मैं, आप कहेंगे कि मैं वापस जा रहा हूं सावरकर पे, गांधी जी की हत्या में सावरकर को गिरफ्तार किया गया, कॉन्स्पिरेसी प्रूव हुई, बाद में बाद में जब कपूर साहब की कमीशन आई तो कपूर साहब को कमीशन ने पाया कि नहीं उनका रोल था उसमें, लेकिन कभी कन्विक्शन नहीं हुआ। तो एक चीज तो ये बिल्कुल स्पष्ट, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं, मैं कहता हूं कि भाई, तो अगर आपको, अगर आपके लिए बाबरी मस्जिद
बाबरी मस्जिद अगर इतनी जबरदस्त थी, इतना देश के माथे पे कलंक था, तो उसको गिराने में गर्व महसूस करना चाहिए था। आप उसको गर्व महसूस करिए ना, आप जनता से कहिए कि भारत के माथे पर कलंक था, बाबर ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया था, हमने उस मस्जिद को गिरा दिया, उसकी जो भी कीमत होगी हम करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि ये ऐसे संगठनों की एक बड़ी खूबसूरती होती है। ये मत भूलिएगा कि आरएसएस पर 3 बार बैन लग चुका है। जो भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी भूमिका ऐसी ही होती है। आप सीपीआई-एमएल के बारे में भी बात करिएगा, उसका ऑन रिकॉर्ड कुछ होगा, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ होगा, अंदर कुछ कहेंगे, बाहर कुछ कहेंगे। तो आरएसएस भी 3 बार बैन हो चुका है, इसका भी उसी तरीके का स्वभाव है। आपको कागज पे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अटल जी जाके कहेंगे कि समतल भी होना चाहिए, क्योंकि जो है भजन कीर्तन जो है वो नुकीली जमीन पे नहीं होता है। तो इस समतल का मतलब क्या था? लेकिन इसके आधार पे आप कॉन्स्पिरेसी नहीं प्रूव कर सकते। मैं जवाब दूं? जी सुदेश, आप गर्व कर रहे हैं क्या? पहले डिबेट में सुदेश, पहले आशुतोष की बात का जवाब पहले इनको थोड़ा, अच्छा ठीक है, चलिए आप पूछ रहे हैं उसी से बता देते हैं। इनको बता दूं कि हम लोगों ने जो बोला था, आप देख लीजिए हमारे मैनिफेस्टो में है, या तो जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू या लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। हमारा कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट पूरा हो रहा है। आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके बोलने से हम डिसोन नहीं करने वाले, लेकिन आप एक किताब लिखिए, एंटी आरएसएस, क्योंकि हर डिबेट को आप सारा समय खा जाते हैं सवारकर आरएसएस के बारे में, मुद्दे से भड़कने में। आपको अगर बात करते हैं बैन की, तो आपको ये भी बात करना चाहिए, कोर्ट ने बैन उठा दिया था और हर बार बैन हुआ है, तो आरएसएस उतने ही तेजी से आगे बढ़ी है। आज आरएसएस की आइडियोलॉजी वाली सरकार अपने बहुमत से भारत में है, दूसरी बार सत्ता में आई है और तीसरी और चौथी बार भी आएगी। यही क्रेडिबिलिटी है नेशनलिज्म का, हमारी आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी में खोट नहीं है, आपके समझ में खोट है, क्योंकि आप हो गए। विजय जी, मैं तो आप एक किताब लिख दीजिए, बोलिए कि आरएसएस के खिलाफ जो करना है ये किताब में लिखा हुआ है, और 5 सेकंड देखिए, ये कैसी आरएसएस कैसी विचारधारा की पार्टी है कि पहले राष्ट्रवाद के बारे में बात करती है, बाद में भागवत जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये नेशनलिज्म के बारे में बात मत करिए। अब वो नेशनलिज्म के बारे में बात नहीं करते हैं। तो 70 साल तक देश को राष्ट्रवाद के नाम पे बेवकूफ बनाया गया, नेशनलिज्म कहा गया। अब भागवत जी और भैया जी जोशी खुद ही कहते हैं नहीं, नेशनलिज्म के बारे में बात मत करिए, ये तो जरा एक विदेशी शब्द है। तो ये है इनकी समझ और ये है इनकी विचारधारा के प्रति इनकी प्रतिबद्धता। अगर राष्ट्रवाद में यकीन है तो बोलो ना राष्ट्रवाद है। भागवत जी फिर ये क्यों कहते हैं कि राष्ट्रवाद मत करिए, तो ये तो विदेशी शब्द है, नेशनलिज्म की बात मत करिए। तो 70 साल तक क्योंकि विदेशी नेशनलिज्म जो है, बता रहा हूं, क्योंकि जो नेशनलिज्म वर्ड है अंग्रेजी वाला, ये स्टेट के बाउंड्री के साथ कॉन्टिग्यूअस होता है, और हम जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं ये बहुत बड़े सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये नहीं समझ पाएंगे आप। देखिए, आपको पता है कि क्या बोले, लेकिन आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसको आप आर्गुमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। आपको भी पता है कि उन्होंने क्या बोला है, ऐसा नहीं है आपको नहीं पता, लेकिन आप लोगों को समझ रहे हैं कि सामने सुनने वाला बेवकूफ है। ये डिस्टिंक्शन है, और ये डिस्टिंक्शन हम चाहेंगे आप भी जब किताब लिखे एंटी आरएसएस, हम भी इंतजार करेंगे। कम से कम टीवी पर तो अच्छी डिबेट हो पाएगी। अरे सुदेश जी, लगता है किताब बहुत लंबी, लगता है त्रिपाठी जी, लगता है किताब जो है आरएसएस को बहुत अंदर तक घाव कर गई है, इसलिए बार बार किताब का जिक्र कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था मेरी किताब इतना घाव करती है आरएसएस को। अरे सुनिए सुदेश जी, मैं ये जो बात हो रही है, बार बार आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात कर रहे हैं, तो देखिए पब्लिक परसेप्शन कैसे बनता है कि चूंकि उस समय के कल्याण सिंह की सरकार थी, आडवाणी जी वहां थे, मूवमेंट था, तो ये माना जाता है इन लोग गिराए। अब आप देखिए जैसे जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और आपने चीफ जस्टिस गोगोई साहब को राज्यसभा का मेंबर बना दिया, तो अब पब्लिक उसमें क्या सोचेगी? उसको कैसे प्रूव करेंगे कि कोई पहले से अंडरस्टैंडिंग थी? मैं जवाब देता हूँ। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अंडरटेकिंग दिया था, सुनिए ना, उन्होंने अंडरटेकिंग दिया था, अंडरटेकिंग फेल हुआ और एक दिन के लिए वो जेल गए, ये हकीकत है, जेल में थे। दूसरे मसले पे, वो दूसरे मसले पे गोगोई जी की बात जो है, गोगोई जी अपने आप में इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, राष्ट्रपति जी ने उन्हें नॉमिनेटेड कैटेगरी में भेजा है, बीजेपी के मेंबर नहीं है वो, क्या सोचेंगे, और नॉमिनेटेड उसको भेजा जाता है जो एक्सेलेंट होता है। आप गोगोई जी कल तो इनके बहुत बड़े आइडल थे हमारे सेक्युलरिस्टों के, जब वो आए थे चमचमेश्वर जी के साथ बाहर बोलने के लिए कि अलॉटमेंट सही नहीं हो रहा है, केसेस इस समय तो ये बहुत लोग थे। तो हम अगर उसको नॉमिनेटेड कैटेगरी में प्रेसिडेंट साहब भेजते हैं तो फिर दुख क्यों होता है?
मैं excellent उनकी आदमी है। विद्वता को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पब्लिक परसेप्शन ऐसे ही बन जाता है ना। पब्लिक सब भले समझती है आपके सर, लिए पब्लिक सब समझती है, इसीलिए तो हमें वोट दे रही है। शेखर, पब्लिक को समझ में आ गया है। विजय जी दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता जो है पूरे सबको बेवकूफ समझते हैं कि नॉमिनेट करने के लिए हमने गोगोई साहब को आप भेज लोग दिया। हम लोग को बेवकूफ समझते हैं कि हंस हंस के अरे आर्गुमेंट भाई, कीजिए तो लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। अरे भाई शेखर, थोड़ा समझिए, सामने वाला भी पढ़ा लिखा है। वैसे अरे विजय पब्लिक जी, जो है सब जानती है, पहली बार राष्ट्रधारा राष्ट्र विचार के लोग सरकार में हैं, और जो हमने कर दिया पिछले 70 साल में नहीं हुआ था। पब्लिक ये नहीं समझती क्या? नहीं पब्लिक समझ रहे कि कितने लोग बेरोजगार हो गए, 70 साल में नहीं हुआ था, अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही है, सब ये पहली बार हो रहा है। तो ये सब कुछ अरे आपका पेट्रोल के किया दाम जा रहा है। थोड़ा हम घटवा मना करते दीजिए, हैं कि 70 साल में पेट्रोल आपने के दाम अर्थव्यवस्था घटवा का दीजिए, भत्ता सब हो उठाया गया। है, और भारत वो का आपकी दिन आ वजह चुका से है, चिंता मत सारा करिए। क्रेडिट आपको। शेखर के पास अरे पेट्रोल के दाम थोड़ा घटवा दीजिए ना। अभी आप मुझे बताइए कि पब्लिक परसेप्शन की बात त्रिपाठी जी ने की, आशुतोष ने भी की है, तो पब्लिक परसेप्शन क्या कह रहा है इस वक्त आपको? जैसे चाहे गोगोई जी का मामला हो पब्लिक परसेप्शन अगर हम माने ना माने, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस आधार पे हो या क्या आर्ग्यूमेंट लिया गया वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर पब्लिक ने इसको स्वीकार किया है, उसको वेलकम किया है, इसको एक्सेप्ट किया है। उस पब्लिक में कहीं माइनॉरिटी सेक्शंस भी है, वो भी चाहते थे इसका एक फाइनलिटी हो जाए, इसका हाँ क्लोजर ये हो सही जाए। है। तो ये देश देखिए, इसमें अब पब्लिक के अंदर वो बात नहीं है, उसमें मैं इसलिए कह रहा हूं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, कई माइनॉरिटी सेक्शन के लोग वो भी नहीं चाहते कि इस मामले आगे बढ़े, वो संतुष्ट है कि किसी तरह एक जजमेंट हो गया है। अब सवाल है ये दूसरी बात की कि बाबरी मस्जिद अगर गिराना एक अपराध है, तब उस अपराध का भी क्लोजर होनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार है, जो एक्चुअली उसको किए थे, वो कॉन्स्पिरेसी से किए थे, बिना कॉन्स्पिरेसी किए थे, वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। आखिरी बात, लेकिन उस पर भी एक फाइनलिटी चाहते हैं, उस पर भी एक न्याय चाहते हैं। आखिरी बात पूछ रहा हूँ, केवल एक छोटी सी लाइन में बताइए, आप समझते हैं कि कन्विक्शन होगा या नहीं होगा? केवल पॉसिबिलिटीज में लीगल बात करते हैं। शेखर, हो सकता है कुछ जिसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, सीबीआई उनको कन्विक्ट करने के लिए फाइल कर सकती है जी, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। त्रिपाठी वो अगर बेहतर होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जरूर नहीं देखिए, अब सीबीआई के हाथ में नहीं है, गवाहियां करीब करीब सब हो चुकी हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, तो अब उसमें सीबीआई के हाथ में नहीं है। हाँ, जज को देखना है क्या होगा, और थोड़ा कानून से जुड़ा हूं तो इसलिए आई वुड नॉट लाइक टू प्रेडिक्ट जजमेंट। मैं ये उचित नहीं है कि हम प्रेडिक्ट करें उसको। प्रेडिक्ट नहीं करना चाहते आप। सुदेश, आपको क्या लगता है? आपकी सरकार है, आशुतोष कहते हैं कि सीबीआई तो सरकार के साथ चलती है, कन्विक्शन नहीं होगा? देखिए 120B ये अपने आप में बहुत मुश्किल है किसी भी रियल कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करना। अगर होता है तो यहाँ तो फिक्टिशियस एक चार्जशीट बनाया गया है, कॉन्स्पिरेसी था, इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये केस फॉल थ्रू करेगा। जी, आखिरी बात, वैसे वापस क्यों नहीं ले रहे हैं सरकार केस को? सरकार क्यों करे? सरकार क्यों करे? जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल लड़ाई है, लड़ेंगे जुडिशियल। अरे जुडिशरी के कंधे पे क्यों डाल रहे हैं हर चीज? नहीं सर, ऐसे नहीं, हम लोग गलत काम क्यों करें? आशुतोष, विजय जी, आखिरी बात, सुदेश जी के साथ ही हैं, आप भी मानते हैं कि कन्विक्शन नहीं होगा? नहीं देखिए, सुदेश जी हमारे मित्र हैं और वो कह रहे फिक्टिशियस है, तो सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट लगा देनी चाहिए, कोर्ट के सामने जाए भाई, ये तो सब काम फिक्टिशियस है। ये हमारा ओपिनियन है, जैसे आपका ओपिनियन है हमारे बारे में, वो हमारा ओपिनियन उस केस के बारे में है। नहीं भाई, सीबीआई जाए, क्योंकि सीबीआई बोलेगी भाई देखो हमने सबको जांच कर ली है और इसमें कुछ भी नहीं है, सब फिक्शन है और एक तरीके से कपोल कल्पना है, इसलिए कृपया इसको बंद कर दिया जाए, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाए। इसको अब सीबीआई को पावर नहीं रहा, अब सीबीआई तो चार्जशीट कोर्ट करेगी, कोर्ट, सीबीआई कोर्ट करेगी। चलिए, केवल सरकार वापस ले सकती है कोर्ट की अनुमति से। आशुतोष, कोर्ट पर तो भरोसा है? नहीं, कोर्ट पर ही भरोसा बचा हुआ, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है अभी तो। नहीं, क्या विकल्प नहीं है भाई? इसमें कोई चॉइस नहीं है भरोसा रखने या न रखने की। चलिए, वैसे ट्रम्प जी पर भरोसा कर सकते हो, ओबामा तो चले गए, ट्रम्प है, उन पर भरोसा कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप बहस में बहुत अच्छा लगा, मेरा ज्ञानवर्धन किया। कोरोना काल चल रहा है, तो इस वक्त आप अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं, और मैं कहता हूं हमेशा कि अभी वक्त है उनका भी ध्यान रखिए जो शायद आपका ध्यान नहीं रखते हो। खुश रहिए, खुश रखिए, और सत्यहिंदी.com देखते रहिए, क्योंकि सच के अलावा कुछ जरूरी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।
सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।